Class, now we will start our new topic, product decision part 2. Okay, in this topic we will discuss about the new product development process, PLC, product mix, branding strategy and pricing decision. Okay, let's start. व्हाट इज़ प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली जो सेटिस्फाई करता है मार्केट में अवेलेबल होने वाली वो सारी चीज़ें जो भी सेटिस्फाई करती है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को. ठीक है. अ प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग कैन ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड. इट इंक्लूड गुड्स सर्विसेज एक्सपीरियंस इवेंट्स पर्सनस स्पेस प्रॉपर्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. लेवल ऑफ प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये आपको करके ही जाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट इज आइडिया जनरेशन. अब इसको समझने से पहले इसके 7 स्टेप्स हैं, वैसे लर्न नहीं होंगे. आप इसे प्रैक्टिकली समझिए. आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं मार्केट में. ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडिया जनरेट करेंगे, चाहे आपकी कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है या नहीं है. सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, अपनी टीम के साथ, अगर अपनी ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी सेटअप है देन आपकी रिसर्च टीम वो चीज़ करेगी, वो सारे आइडियाज़ को जनरेट करेगी. अदरवाइज आप क्या करेंगे, आइडियाज़ को एक नए सबसे पूछेंगे कि मैंने ये सोचा है, इस प्रोडक्ट को मैं लाना चाहता हूँ. दिन सबके साथ डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्या उसमें एड ऑन चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. जब सारे आइडियाज़ जनरेट हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, देन हम क्या करेंगे, आइडिया स्क्रीनिंग. उनमें से हमें फिजिकली कौन सा आइडिया हमें सेलेक्ट करना है, आइडिया स्क्रीनिंग. क्योंकि ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा मन तो करे कि मैं एक यूनिक से ऐसा प्रोडक्ट लेकर आऊँ, बट मेरा बजट भी तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी होना चाहिए. तो आइडिया स्क्रीनिंग में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, कौन सा हमारा जो प्लान है या कौन सा हमारा आइडिया है जिसके ऊपर हम आगे वर्क कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आइडिया हमने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आइडियाज़ थे जिसमें से हमने स्क्रीनिंग की. देन हमारे 2 और 3 आइडियाज़ रह गए. देन हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया, या फिर स्क्रीनिंग करने के बाद हम कहते हैं सिंपल, हमने क्या किया, एक आइडिया कोई फाइनल सेलेक्ट कर लिया, स्क्रीनिंग की, देन आइडिया सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, टेस्टिंग की, बिजनेस को एनालाइज किया. ठीक है. अब क्या करोगे, आपने एक आइडिया सेलेक्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं है एकदम से प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे, नहीं ना. सबसे पहले उसको किस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे, क्या टेस्टिंग होने वाली है, किस तरीके से वो वर्क करेगा, बिजनेस को एनालाइज करोगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, सब चीज़ें देखोगे. देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, दैट मीन्स जो आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे. देन टेस्ट मार्केटिंग करोगे, कि बनाने के बाद जो हम कहते हैं ना पायलट मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग, ये सब क्या होता है, पहले आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, अभी जैसे हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है, अर्बन कंपनी ने अभी मुंबई में अपना एक नया जो मेड माई बाय करके है, उस तरीके से उसने अर्बन कंपनी ने ये चीज़ शुरू की है नया. ठीक है. और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, अभी टेस्ट मार्केटिंग की है, या हम कह सकते हैं पायलट सर्वे किया है, कि क्या ये वहाँ पर अगर वर्थफुल हो जाती है, दैट मीन्स वो बड़े लेवल पर उसे लॉन्च करेंगे. इसी तरीके से कोई भी नया प्रोडक्ट आप एकदम से लॉन्च नहीं करते हैं, या एकदम से सारी जगह के लिए नहीं लेकर आते हैं. पहले आप उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, वो चाहे आप छोटे लेवल पर करें चाहे बड़े लेवल पर करें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले देखेंगे, आप जिस ऑफिस में वर्क करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए कहेंगे, उनके लिए पहले लेकर आएंगे वो चीज़. ठीक है. तो आप टेस्ट मार्केटिंग करेंगे कि उसके थ्रू क्या ये प्रोडक्ट सेल होगा इस तरीके से या नहीं. एट लास्ट आप क्या करेंगे, कमर्शलाइजेशन या फिर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ये कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है, अब कमर्शलाइज कर रहे हो, अब मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. इसी तरीके से लर्न करना है कि एक हम अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे होने वाले हैं. सबसे पहले आइडियाज़, देन आपका आइडिया स्क्रीनिंग, देन आपका आइडिया स्क्रीनिंग के बाद कॉन्सेप्ट चेकिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन. अब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया आपने, यहाँ पर ये सारे 7 स्टेप्स दिए हुए हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब प्रोडक्ट मार्केट में आ गया. मार्केट में आने के बाद क्या होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज आएगी आपकी. प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया. ठीक है. इंट्रोडक्शन स्टेज मीन्स आपकी सेल क्या रहने वाली है, शुरू में कम रहने वाली है, हाई कॉस्ट पड़ने वाली है पर कस्टमर. दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो पर कस्टमर कॉस्ट कैसी आएगी, कम आएगी. और ज़्यादा आएगी. पर कस्टमर कॉस्ट कैसी आएगी, हाई आएगी. फाइनेंशियल लॉसेज होंगे. इनोवेटिव कस्टमर्स जो हैं, जो इनोवेटिव कस्टमर होते हैं वही नए प्रोडक्ट को जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं. कॉम्पिटिटर बहुत ही कम होंगे. अगर आपका कोई नया आइडिया है तो कॉम्पिटिटर कैसे होंगे, बहुत कम होंगे. देन आएगी आपकी ग्रोथ स्टेज. अब लोग आपके प्रोडक्ट को जान गए हैं. इंक्रीजिंग सेल्स.
कॉस्ट पर कस्टमर भी कम हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा आप एवरेज देख लीजिए, ठीक है। अगर कभी तो एक टाइम पे आपकी जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, और आपके जो कस्टमर्स हैं वो 2-4 ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या बढ़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, और वहीं पर कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे तो पर कस्टमर जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कम पड़ेगी। प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, जब हमारा खर्चा कम हो जाएगा ऑब्वियसली बात है हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, जब कस्टमर बढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा होंगे। अब आपका जो नया आइडिया था वो नया तो रह नहीं गया है, अब सब लोग उसे जान गए, कस्टमर जान गए, तो आपके कॉम्पिटिटर भी तो जान गए ना। दैट मीन्स ग्रोथ में क्या हो जाएगा, आपका कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आपका अगर कुछ इनोवेटिव आइडिया होगा तो सब लोग उस चीज़ को अप्लाई कर लेंगे, बिजनेस बहुत जल्दी, जैसे हैंड सैनिटाइजर एक कंपनी लेकर आई, देन उसके साथ साथ ही जैसे ही वो थोड़ी सी ग्रो करनी शुरू हुई अदर कंपनीज मार्केट में आ गए। देन आती है आपकी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या होती है, जब वो प्रोडक्ट हमारा मैच्योर हो गया। ये इस तरीके से प्रोडक्ट पीएलसी का डायग्राम होता है, ये आपको पक्का 100% पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस पीएलसी के डायग्राम में एक और चीज़ होती है कि आपका जो मैच्योरिटी स्टेज होती है वहीं पर आपका क्या होता है, जो भी एक नया प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या सैचुरेशन पॉइंट भी हम इसे बोलते हैं, और कोई एड ऑन अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो वो कौन सी स्टेज पर करते हैं, मैच्योरिटी स्टेज पर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी नया इनोवेटिव प्रोडक्ट या कोई, फॉर एग्जांपल अभी तक हम सिर्फ पेन सेल कर रहे थे, अब हम मार्केट में क्या लाना चाहते हैं, कोई और एड ऑन चीज़ लाते हैं। अब तक फ़ोन सेल कर रहे थे, अब हम ब्लूटूथ लेकर आते हैं, तो वो किस स्टेज पे करेंगे, मैच्योरिटी स्टेज पे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी सेल्स क्या है, यहाँ पर पीक पर है, कॉस्ट पर कस्टमर क्या है, सबसे कम है, प्रॉफिट हाई है, मास मार्केट हो रहा है, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। देन आता है इसका एग्जांपल आप सैमसंग का ले लीजिए। सैमसंग ने क्या किया, जब वो मैच्योरिटी स्टेज पे आई तभी वो एंड्रॉयड की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। और अगर हम नोकिया की बात करें, वो मैच्योरिटी स्टेज पे आई लेकिन उसने कोई भी नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को कोई भी अडॉप्ट नहीं किया, तो वो किस स्टेज पे चली गई, देन अपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पे, ठीक है। डिक्लाइनिंग, अगर आप पूरे का एग्जाम्पल देना चाहते हो तो नोकिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आपको याद भी है, आपको पता भी है किस तरीके से मार्केट में आया और कैसे गया। देन डिक्लाइनिंग, फॉलिंग सेल्स, कॉस्ट पर कस्टमर लो, प्रॉफिट फॉल हो जाएगा। डिक्लाइनिंग मीन्स आपकी सेल कम होने लग गई है, ये वो वाली स्टेज, तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली, जब सेल कम है तो प्रॉफिट कम, कॉस्ट पर कस्टमर जो है वो लो हो गई, कॉस्ट पर कस्टमर फिर से हाई हो जाएगी, कस्टमर का बेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो है वो हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की पहचान एंड्रॉयड, हम अब बात करें ना कीपैड वाले फ़ोन की बात करें, हम नोकिया का एग्जांपल ले रहे हैं, जब वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आई तो क्या हुआ, कॉम्पिटिटर भी कम हो गए ना, क्योंकि कोई और उस प्रोडक्ट को दे ही नहीं रहा, सबने अपना क्या किया है, नया प्रोडक्ट शुरू कर दिया है या बिजनेस बंद कर लिया है। तो यहाँ डिक्लाइनिंग स्टेज पे आपको सोचना होता है कि क्या आपको बिजनेस रन करना है या फिर अभी बंद कर देना है, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या सोचना होता है कि नई फील्ड में जाना है या नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पर ये वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्टेज पे कि और ज़्यादा कैसे मार्केटिंग करें। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपको जाने। ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है कभी कभार। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन, पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर में ऑफर कर रही है, चाहे वो डेली गुड्स में ऑफर कर रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ में ऑफर कर रही है, वो सारे ही प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके के और उसके कितने ही सब पार्ट्स ऑफर कर रही है, वो सब क्या कहेंगे, हमारे प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स टोटल प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड। एक प्रोडक्ट लाइन कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, वो सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन होता है कि ग्रुप्स रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है ABC, वो क्या कर रही है, फ़ोन बना रही है, ठीक है, फ़ोन भी बना रही है, नेक्स्ट क्लोथ्स भी बना रही है, और नेक्स्ट चॉकलेट भी बना रही है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई उसकी प्रोडक्ट लाइन, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। क्या कर रही है, वो 3 चीज़ें बना रही है, तो ये तीनों उसकी एक क्लोथ्स की प्रोडक्ट लाइन हो गई, नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन हो गई। अब इन प्रोडक्ट लाइन के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड की बात कर रहे हैं, फूड के अंदर भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से फूड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लोथ्स में भी। तो इनकी जब हम इस तरीके से और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो उन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इस तरीके से हम सबको समझते हैं। विड्थ क्या होती है, एक कंपनी की प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो सारे आपकी क्या हो जाएंगे, विड्थ। लेंथ, एक प्रोडक्ट लाइन कितने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, विड्थ उसकी कितनी चौड़ाई है, जिसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं लेंथ, डेप्थ
एंड कंसिस्टेंसी। डेप्थ हम किसे बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन है ए सीरीज़ के, फॉर एग्जांपल ए सीरीज़ के अंदर भी वो A1 भी देते हैं, A2 भी देते हैं, A3 भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके डेप्थ, ठीक है। विड्थ पता चल गई, लेंथ पता चल गई कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट लेंथ है। विड्थ कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या नंबरिंग है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी 4 टाइप के प्रोडक्ट ऑफर करे, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लोथ्स हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए थे, इस तरीके से विड्थ क्या होती है, वो नंबर हो गए, नंबर काउंट हो गया आपका। एंड कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है आपका कि ये सारी चीज़ें कितनी रिलेटेड हैं, ठीक है। आपकी जो जितने भी प्रोडक्ट्स आप बेसिकली विड्थ में, फॉर एग्जाम्पल अब 4 प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, ये जो 4 नंबर है ये क्या है, इसकी विड्थ है। ये चारों प्रोडक्ट लाइन है, ये आपस में कितनी रिलेटेड है या डिफरेंट है। क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या सेम है, नहीं ना, बिल्कुल अलग है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें फ़ोन की बात कर रहे हैं, और कंपनी जो नया प्रोडक्ट ला रही है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ला रही है, तो सिमिलर सा ला रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही ला रही है। तो वो क्या होगा, दैट मीन्स वो कंपनी किस पे है, कंसिस्टेंट है वो अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है। जब सिमिलर चीज़ें की सिमिलर ही प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रही है, सिमिलर कैटेगरी के प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, XYZ कॉर्पोरेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसकी लेंथ 10 है, डेप्थ 5 है, हाई कंसिस्टेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रही है तो उसकी क्या है, लेंथ मैंने अभी बताया आपको कितनी वैराइटीज़ में है, वो प्रोडक्ट लाइन बताया था, उसके अंदर बताई थी ना, जितनी भी लाइन्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपकी हो जाएंगे लेंथ। डेप्थ क्या होगी, उस लाइन के अंदर भी और जो सब पॉइंट्स है वो क्या हो जाएगी, डेप्थ, ठीक है। ABC लिमिटेड होम अप्लायंसेज, उसकी लेंथ क्या है 8 और डेप्थ क्या है 4, और मीडियम, क्योंकि होम अप्लायंसेज सारे डिफरेंट होते हैं मोस्टली। फर्नीचर है, लेंथ 6, डेप्थ 3 और कंसिस्टेंसी क्या है, लो है। ये इस तरीके से सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनका बेसिक सा मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ब्रांडिंग हेल्प डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट एंड बिल्ड अ कस्टमर लॉयल्टी। ब्रांडिंग आप सिंपल याद रखो कि आपने जो भी कोई भी एक ब्रांड को आप क्या कैसे याद रखते हो कि भाई जिसका आपको ब्रांड नेम पता है, आप सोचते हो कि अच्छा ये ब्रांड अच्छी है, या जिसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम आपने सुना होता है, या बहुत, और ब्रांड नेम कौन सा आप ज़्यादा यूज़ करते हो जो आपको ईजिली एक्सेसिबल होता है, या ईजिली आप बोल भी पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने कॉमनली सुना है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है, उस कंपनी ने इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, इंडिविजुअल ब्रांडिंग, फैमिली ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, ब्रांडिंग एक्सटेंशन। इंडिविजुअल ब्रांडिंग क्या होती है, जब कंपनी एक सिंपल प्रोडक्ट का अपना नाम दे रही है, दैट इज इंडिविजुअल ब्रांडिंग। फैमिली ब्रांडिंग, उसके ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स वो लेकर आई है और उससे रिलेटेड ही नेम उन्हें दे रही है। को ब्रांडिंग, ऑलरेडी अवेलेबल है और उसी के साथ ऐड ऑन कर रही है। ब्रांड एक्सटेंशन, कोई एक ब्रांड परचेज कर लेती है, देन मिक्स करके उनका नाम बना लेती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं, अब इसका अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, ब्रांड नेम का क्या इंपॉर्टेंस है। कोई भी एक ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल एप्पल ही ले लो आप, तो उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो बाकी चीज़ों से, प्रमोशन हो रहा है, लीगल प्रोटेक्शन हो रही है, ठीक है, कि कोई उस ब्रांड नेम को दोबारा से ऐसा नहीं कर सकता कि एप्पल के नाम से कोई और कंपनी नहीं खोलेगा, चाहे वो सेम चीज़ें ही दे रहा हो। तो उसे क्या करना है, एक तरीके से इसमें भी आपको सिक्योरिटी मिल रही है ना। ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, नाइकी यूज स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी एज and emotional appeal. It's also use sub brands like Air Jordan and Nike Pro, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, कुछ मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है, बस इसके थोड़े से टाइप्स आपको पता होने चाहिए। अगर एक टॉपिक आता है व्हाट इज ब्रांडिंग, तो आप सारे टाइप्स को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। प्राइसिंग, डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी। व्हाट इज प्राइसिंग, मनी चार्ज फॉर अ गुड इज कॉल्ड प्राइसिंग, ये आप सबको पता है। नॉट द सेम एज कॉस्ट, ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट्स इन 4 P's, ठीक है। 4 P's क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जो सिर्फ प्राइस ही है जिससे हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं। बाकी प्रोडक्ट हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गई, बाकी किसी से तो रेवेन्यू नहीं आ रहा ना। शेप्स कस्टमर परसेप्शन, कोई प्रोडक्ट सस्ता है या फिर महंगा है, उससे कस्टमर का परसेप्शन चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि प्राइस महंगा है तो वो अच्छा ही होगा, वो कस्टमर के ऊपर है, ठीक है। कस्टमर किसी प्रोडक्ट को तो ये सोचता है कि इसका जितना महंगा है वो उतना अच्छा है, किसी प्रोडक्ट को ये सोचता है कि महंगा है तो अच्छा नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, एक कंपनी जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है, उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल तो आपको पता ही है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर प्रॉफिट कमाना है स्टार्टिंग से ही कि भाई मुझे 1 ईयर में इतने करोड़ प्रॉफिट कमाना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखेगी। देन नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट मिक्स एंड मैनेजमेंट।
ये सारे क्या हो गए आपके इंटरनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले हो गए, या फिर कंट्रोलेबल कह सकते हैं हम। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? कॉम्पिटिटर, डिमांड, इकोनॉमी, रेगुलेशन, कंज्यूमर। आज के टाइम में कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका प्राइस आप हाई भी रखोगे तो भी कस्टमर उसे पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर नहीं है आपका मार्केट में कोई भी, तो आप प्राइस हाई रख सकते हो। वहीं पर आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हो उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट फिर उसका प्राइस आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव पर क्या है प्राइसिंग का? प्रॉफिट कमाना सबसे पहली चीज़, किसी प्रोडक्ट, वरना तो फ्री में मैं बांट दूँ आप। कॉम्पिटिशन फेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेल एंड इमेज, पेनिट्रेशन, सर्वाइवल, ये सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं और डिटेल में। 6 स्टेप ऑफ प्राइसिंग, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं इसे, प्राइसिंग प्रोसेस। प्राइसिंग प्रोसेस का क्या होगा, आप खुद सोचो, अभी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, मैंने बात की कोई भी क्लोथ कह लीजिए या कोई फ़ोन, हम एग्जांपल लेते हैं, कोई फ़ोन आपने लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसका प्राइस कैसे सेट करेंगे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। अगर आप एप्पल का कॉम्पिटिटर लाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन अपनी डिमांड उसकी डिटरमाइन करोगे। एस्टिमेट कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है, उसको बनाने में हमें कितनी कॉस्ट लग रही है, मार्केट में डिमांड क्या है ये भी मैटर करता है, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या कॉस्ट, देन एनालाइज कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ने उस प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप हाई रखोगे, फिर आप ये वाले फैक्टर्स में ये भी देखोगे, इसलिए ये सारे सीरीज़ में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडली हम क्या देखेंगे कि हमारी डिमांड कितनी है, ये देख लिया, देन हमने क्या किया, उसकी कॉस्ट देखी, देन हमने कॉम्पिटिटर के साथ एनालाइज किया, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 थी और कॉम्पिटिटर ने उस प्रोडक्ट का प्राइस 10 या फिर 12 ही रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें भी 12 ही रख सकते हैं या फिर 12 पॉइंट समथिंग रखेंगे। अगर हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा हाई कर दिया तो हमारे वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। सेलेक्ट प्राइसिंग मेथड, अभी हम आगे मेथड्स देखेंगे, बहुत सारे प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, देन हम उनमें से एक ऑप्ट करेंगे। इन सब के बेसिस पे हम कोई एक प्राइसिंग मेथड ऑप्ट करेंगे और उसके बेसिस से हम प्राइस को फाइनल कर देंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ओवरव्यू, फर्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, जिसमें एक प्रोडक्ट लिया हमने और उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, देन उसमें उसमें कुछ परसेंट ऐड किया, देन हमने वो प्राइस सेट कर दिया। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है या कम है उसके बेसिस पे हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग, अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख रहे हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू फॉर मनी, अगर हम उस प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रखना चाहते हैं। डायनेमिक एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कौन सी होती है, 399, 499, ये सब इस तरीके, ये सारा इनमें से कोई भी हम एक स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर सकते हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, अभी मैंने आपको बता दिया। मार्कअप में भी सिमिलर चीज़ें होती हैं कि आप एक मार्कअप अमाउंट इसमें ऐड कर देते हैं कॉस्ट में। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग होती है कि हमें, हमारा टारगेट ये है कि 2 साल के अंदर हमारा पूरा रिटर्न हमें मिल जाना चाहिए। ब्रेक इवन प्राइसिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस प्राइसिंग हम रख रहे हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन स्टेज में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि बाद में आप बढ़ा लेंगे। देन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, आप एक मार्जिन सेट कर लेते हैं कि हमें इतना तो करना ही करना है, इतना तो हमारा मिनिमम प्राइस रहेगा ही, इससे ज़्यादा में सेल हो जाता है तो ठीक है। अर्ली कैश रिकवरी प्राइसिंग, यही मैंने आपको बताया, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे 2 साल के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, जितना भी पैसा मेरा लगा है प्रमोशन में, बनाने में या फिर और सारी चीज़ों में, वो सब मुझे रिकवर करना है, देन आप उसके अकॉर्डिंग जब प्राइसिंग सेट करते हैं। कॉम्पिटिटर एंड डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, गोइंग रेट मेथड, ये सारे कौन से आपके कि बेसिकली क्या मार्केट में रेट चल रहा है उसके ही बेसिस पे आप कर रहे हैं। सील बिड प्राइसिंग, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग की चेंज कर सकते हैं आप बीच बीच में। मार्केट, ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है, इसका मैंने आगे डिफरेंस भी दिया हुआ है जो आपको इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी मीनिंग तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। इसको ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट स्कीमिंग क्या होता है, बेसिकली जब आपका जो आपने क्या किया है, इस पूरे मार्केट से सिर्फ क्रीमी लेयर को सेलेक्ट किया है कि बस मुझे जो ये अपर क्लास है या कोई भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर आपने सेलेक्ट कर लिया, आप तो उनको ही सिलेक्ट किया और उनके लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हो। आप इसमें इस कंडीशन में आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट रखते हो हाई, सॉरी प्राइस रखते हो आप उस प्रोडक्ट का हाई, और बाद में जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है देन उसका लो, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यही होता है, स्टार्टिंग में प्राइस कैसे होते हैं, हाई होते हैं, और जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई या वो फ़ोन पुराना हो गया, उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है कि आप डिमांड को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में प्राइस क्या रखते हो, कम रखते हो, और बाद में उस प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर देते हो, हाई कर देते हो। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे, जैसे जियो ने किया, स्टार्टिंग में उसके सिम बहुत ही कम प्राइसेस थे, कोई भी उसका प्रोडक्ट ले लीजिए, और देन धीरे धीरे उसने जब मार्केट को कैप्चर कर लिया उसके बाद उसने अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। वैल्यू एंड कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग,
परसीव वैल्यू प्राइसिंग, कस्टमर कितना उसके लिए पे करने के लिए परसीव, उसने एक वैल्यू परसीव की हुई है कि इतने से ज़्यादा तो इस प्रोडक्ट के लिए हम पे नहीं करेंगे। इमेज क्या है, प्रीमियम प्राइसिंग या इमेज प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या होता है, जब आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, 2 प्रोडक्ट या फिर 3 वाले पैकेजेस देखे होंगे, फैमिली पैकेजेस देखी होंगी, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आते हैं, बंडल प्राइसिंग। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग, बहुत सारे टाइप्स हैं, जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं आपको। पीक लोड प्राइसिंग है, इवन प्राइसिंग है, ओल्ड ऑड प्राइसिंग है, ठीक है, 299, 499, साइकोलॉजिकल, ऑक्शन प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग। अब ये है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेंट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग का डिफरेंस, ये आपको 100% पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक लाइन में इनका मीनिंग बता दिया, स्टार्टिंग में प्राइस लो है ताकि हम मार्केट शेयर को ज़्यादा कैप्चर कर सकें, यहाँ पर हाई है ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट में एंटर करना, और इसका क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। प्राइस लेवल लो फ्रॉम बिगनिंग, और इसका क्या बताया मैंने आपको, हाई। स्ट्रेटेजी क्या है, मास मार्केट अप्रोच, इसका नीश मार्केट। मैंने अब आपको बताया ना, एक मार्केट का हमने एक पर्टिकुलर एरिया लिया है, सिर्फ हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। कस्टमर फोकस, प्राइस सेंसिटिव है, और यहाँ पर प्रीमियम और अर्ली अडॉप्टर, कि तभी तो आईफोन का जो नया, जितना ही नया आएगा मॉडल उतने ही उसके प्राइस आए होंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सेल, यहाँ पर हाई होगा और यहाँ पर नंबर जो है नंबरिंग में वो कम होगा। रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन, यहाँ पर मार्जिन कम है, एंड अट्रैक्ट कॉम्पिटिशन ड्यू टू हाई प्रॉफिट। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। मैंने फटाफट से एक बार रिवाइज करा दिया है क्योंकि एग्जाम आपका अब आने वाला है, इसलिए ओवरऑल मैंने पूरा आपको सारे टॉपिक्स फटाफट से एक बार ओवरव्यू करा दिए। किसी भी टॉपिक में कुछ भी पूछना है डिटेल में तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।